ओके, तो आज से हम लोग को मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करना था। और इस मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है यूरोपियों का आगमन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे हम लोग अपने विषय पर आ जाते हैं और यहीं से बात शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं यूरोपियों का आगमन। देखिए, यूरोपियों के आगमन को लेकर के पहले कुछ हम लोग थोड़ी सी बेसिक बात समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके कंसेप्ट पे आएंगे। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग बात करते हैं कि भारत में जो यूरोपीय आए हैं, उन यूरोपियों में प्रथम यूरोपीय जो भारत की तरफ आया वो था वास्को डी गामा, जो 1498 में भारत में आया। और आप जानते हैं यूरोपीय लोग भारत में व्यापार करने आए थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या 1498 में वास्को डी गामा के आने से पहले भारत का कोई व्यापार यूरोपियों के साथ नहीं होता था? तो आपने भी प्राचीन इतिहास में देखा होगा कि भारत का यूरोपियों के साथ या हम कहें पश्चिमी देशों के साथ व्यापार बहुत प्राचीन समय से है। इनफैक्ट अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता से भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पश्चिमी देशों के साथ भारत का व्यापार था। हाँ, ये जरूर है कि उस समय भारत के व्यापार के जो साक्ष्य मिले हैं वो ईरान, इराक और फारस के खाड़ी देशों के साथ ही प्राप्त हुए हैं। लेकिन यदि आप प्राचीन इतिहास में संगम काल की बात करते हैं, संगम काल, अगर हम लोग संगम काल की बात करें तो इसका जो समय है वो क्या है, लगभग 300 बीसी से लेकर के 300 एडी था। और तो इस समय अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दक्षिण भारत में कुछ वंश दिखाई देंगे। उसमें पांड्य वंश था, चोल वंश था, चेर वंश था, जिसको आप देखेंगे कि उस समय इन लोगों का व्यापार जो था वो रोमन साम्राज्य के साथ था। ठीक है, तो मेरे बताने का उद्देश्य ये है कि 1498 से पहले भी भारतीयों का व्यापार जो था वो यूरोपीय देशों के साथ होता था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1498 के पूर्व भारत के व्यापार की दशा क्या थी, और उसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि क्या वो तत्कालिक कारण बना जो भारत में यूरोपियों को आने के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं प्रेरित किया। और फिर उसके बाद आगे के घटनाक्रम को लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1498 से पूर्व भारत का यूरोप के साथ व्यापार, यानी वास्को डिगामा, वास्को डिगामा के भारत आने के पूर्व यूरोप के साथ व्यापार, यूरोप के साथ व्यापार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वास्को डी गामा जो भारत में आया था तो ये एक नए समुद्री मार्ग की खोज हुई थी। और इस नए समुद्री मार्ग ने ही क्या किया था, पूरी तरह से यूरोपियों को भारत आने के लिए एक नया अवसर भी प्रदान किया था। तो इससे पहले जो भारतीयों का यूरोप के साथ व्यापार होता था वो 3 प्रमुख मार्गों से होता था। उसमें अगर हम लोग बात करें तो एक स्थलीय मार्ग था, स्थलीय मार्ग। अभी मैं आपको इस चीज को मैप पे दिखा दूंगा, थोड़ा सा पहले यहाँ समझ लेते हैं। ये जो स्थलीय मार्ग था सबसे प्रमुख यूरोपीय मार्ग हुआ करता था। ये कैसे था, तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक होते हुए ये व्यापार मार्ग जो है वो भूमध्य सागर तक निकल जाता था। ठीक है, ईरान, इराक, तुर्की होते हुए भूमध्य सागर की तरफ निकल जाता था। और यही भूमध्य सागर के माध्यम से यूरोपीय देश, मुख्य रूप से इटली में 2 नगर हुआ करते थे, एक वेनिस था और फ्लोरेंस, वो यहाँ से व्यापार करते थे। ठीक है, दूसरा जो व्यापारिक मार्ग था वो कौन था, तो वो था अरब सागर, अरब सागर से होते हुए फारस की खाड़ी तक, और यहां से फिर ये पश्चिमी देशों तक पहुंच जाता था। और तीसरे मार्ग की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे अरब सागर, अरब सागर, लाल सागर से होते हुए पुनः ये कहां पहुंच जाता था, ये भूमध्य सागर तक पहुंचता था। और यहीं से भूमध्य सागर से पुनः क्या होता था, जो भूमध्य सागर से लगे हुए देश हुआ करते थे वहां से फिर वो व्यापार को आगे बढ़ा देते थे। ठीक है, आइए इस चीज को पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं।
आइए तो देखते हैं इस बात को। अभी मैंने आपको क्या बताया कि भारत का जो व्यापार चलता था वो स्थलीय मार्ग क्या था, ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक होते हुए तुर्की तक पहुंचता था। ठीक है, और तुर्की के बाद आप ये देख रहे हैं कि यहीं पर अभी हम लोग एक क्षेत्र की बात करेंगे, इस क्षेत्र का नाम क्या है, कस्तनतुनिया। कस्तनतुनिया अगर वर्तमान में आप देखेंगे तो ये आपको इस्तांबुल के नाम से मैप में दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा व्यापारिक मार्ग क्या था, तो आप ये देख रहे हैं अरब सागर से होते हुए ये क्या है, फारस खाड़ी देशों तक होता था, और फिर ये यहाँ तक क्या हो जाता था, फिर ये यहाँ से भूमध्य सागरीय देश तक पहुंच जाता था। और तीसरा अगर आप देखेंगे तो अरब सागर से होते हुए क्या था, ये लाल सागर होते हुए ये पहुंच जाता था भूमध्य सागरीय देश तक। ठीक है, लेकिन इसमें मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था वो कौन सा था, स्थलीय मार्ग था। स्थलीय मार्ग, यहीं से सबसे ज्यादा भारत या एशियाई देशों का व्यापार जो था वो यूरोप के साथ होता था। ठीक है, अब देखिए एक 1453 की महत्वपूर्ण घटना है, 1453, जिसने न केवल भारत के इतिहास को बल्कि पूरे विश्व के इतिहास को बदल कर रख दिया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि घटनाक्रम क्या है, तो यहाँ पर 1453 में जो अभी मैंने आपको दिखाया था कस्तनतुनिया, कस्तनतुनिया, इस क्षेत्र पर क्या हुआ, ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया। देखिए जब आप मध्यकाल में पढ़ते हैं तो मध्यकाल में आपको ये मध्य एशिया के क्षेत्रों में एक बृहद साम्राज्य या एक उभरती हुई शक्ति के रूप में आपको एक ऑटोमन साम्राज्य सुनाई देगा। ठीक है, जिसे उस्मानिया सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं के द्वारा क्या हुआ, ये जो मैंने अभी आपको तुर्की के पास का क्षेत्र दिखाया था, ये क्षेत्र, ये तुर्की के पास का जो क्षेत्र है, ये वास्तव में यूरोप और एशिया के बीच स्थलीय मार्ग का प्रवेश द्वार था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, ऑटोमन साम्राज्य का क्या हो गया, कब्जा हो गया। जब ऑटोमन साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया तो भारत का व्यापार जो था, भारत का व्यापार ये अब यूरोपीय या हम कहें पश्चिमी देशों के साथ क्या हो गया, पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। ठीक है, अब अभी तक मैंने आपको क्या बताया, तो 2-3 बात ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया कि 1498 में वास्को डी गामा के आने से पूर्व भारत का जो व्यापार था वो यूरोपीय या पश्चिमी देशों के साथ चलता था। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो मार्ग थे वो 3 मार्ग मैंने बताया, एक स्थलीय मार्ग था और बाकी 2 आपने देखा कि अरब सागर फारस की खाड़ी से होता हुआ एक मार्ग जा रहा था, और दूसरा मार्ग जो आप देख रहे थे तो अरब सागर और लाल सागर से होते हुए भूमध्य सागर के देशों तक पहुंच रहा था। लेकिन इन तीनों मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण मार्ग कौन सा था, वो स्थलीय मार्ग था। और इसी स्थलीय मार्ग में जो यूरोप और एशिया के मध्य प्रवेश द्वार के रूप में जाने वाला क्षेत्र कस्तनतुनिया था, उस पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया। जब ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया तो ये जो स्थलीय मार्ग था ये अवरुद्ध हो गया। ठीक है, और इस तरह से यूरोप का भारतीय या दक्षिण एशियाई देशों के साथ जो व्यापार था वो अवरुद्ध हो गया। इन्हीं परिस्थितियों के बीच में यूरोप में एक नए समुद्री मार्ग की खोज की होड़ मच गई। तो अब हम लोग पहले देखते हैं कि जो 1498 के भारत में यूरोपियों की यात्रा हो रही है, मुख्य रूप से पुर्तगालियों की, उससे पूर्व भारत और यूरोप के बीच जब व्यापार होता था तो उस व्यापार की स्थिति क्या थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं समुद्री मार्ग से खोज, समुद्री मार्ग के खोज से पूर्व, समुद्री मार्ग के खोज से पूर्व व्यापार की स्थिति, ध्यान रखिएगा, जब तक समुद्री मार्ग की खोज नहीं हुई थी उससे पहले जो व्यापार होता था उस पूरे व्यापार पर पूर्वी यूरोप में आपको एक देश दिखाई देगा जिसका नाम है इटली। ठीक है, और इसी इटली के 2 नगर हुआ करते थे, एक था वेनिस, एक था वेनिस और दूसरा था फ्लोरेंस। फ्लोरेंस, ठीक है, तो वेनिस और फ्लोरेंस ये क्या करते थे, आइए थोड़ा सा एक बार मैप पे इसको फिर से समझ लीजिए। देखिए ये आप देख रहे हैं ये क्या है, ये हो गया इटली,
जब आप इटली को देखेंगे तो ये इसकी स्थिति ऐसी है, ये पूरे भूमध्य सागर में सबसे आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण स्थान पर है। और यहीं के दो नगर जो थे, मैंने भी आपको बताया, जो फ्लोरेंस और वेनिस थे, ये लोग क्या किए थे, ये भारत व दक्षिण एशिया के साथ होने वाले पूरे व्यापार पे अपना एकाधिकार जमाए हुए थे। इस एकाधिकार की वजह से जो पश्चिमी यूरोपीय देश थे, पश्चिमी यूरोपीय देश, उनको क्या हो रहा था, उनको व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा था। क्या नुकसान हो रहा था? पहली चीज कि इटली का व्यापार पर एकाधिकार था और इटली कभी नहीं चाहता था कि जो अन्य पश्चिमी यूरोपीय देश हैं वो भारत या दक्षिण एशियाई देशों के साथ व्यापार कर सकें। दूसरा होता था नुकसान जो, वो जब तक माल पश्चिमी यूरोपीय देशों तक पहुंचता था तब तक माल बहुत महंगा हो जाता था, माल बहुत महंगा हो जाता था। तीसरा नुकसान क्या हो रहा था, माल बहुत विलंब से पहुंचता था, विलंब से पहुंचता था। और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब पश्चिमी देशों द्वारा एक नए समुद्री मार्ग की खोज की जा रही थी, जिसे मुख्य रूप से आप देखेंगे कि पुर्तगाल और स्पेन, ये दो देशों की दिलचस्पी सबसे ज्यादा थी, तो उसके पीछे एकमात्र कारण 1453 की घटना ही नहीं थी, बल्कि और भी कुछ दीर्घकालिक कारण थे जिन्होंने ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की जहां पर यूरोपीय एक नए मार्ग की खोज के लिए अग्रसर हो गए। ठीक है, तो अभी हम लोग ये देख रहे थे कि 1498 वास्को डी गामा के भारत में आने से पहले भारत या दक्षिण एशियाई देशों का यूरोप के साथ व्यापार कैसे चलता था। ठीक है, अब इसी पृष्ठभूमि में हम लोग देख रहे हैं कि जो 1453 की घटना हो रही है, उसके तहत ये पूरा का पूरा व्यापार जो दक्षिण एशियाई देशों का यूरोप के साथ चल रहा था वो अवरुद्ध हो गया। इन्हीं बीच अब नए समुद्री मार्ग की खोज भी प्रारंभ हो गई। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये नए समुद्री मार्ग की जो खोज थी उसके प्रमुख कारण क्या थे। एक कारण तो आपने देखा, एक क्या आपने, दो कारण आपने यहाँ पे समझ लिया, इसको भी मैं फिर से आपको बता दूंगा, लेकिन दो कारण आपने देखा। एक, लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक मार्ग का अवरुद्ध हो जाना। दूसरा, जो इटली के दो प्रमुख नगर थे उनका व्यापार पे एकाधिकार। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब अरब सागर से होकर के व्यापार होता था तो भारत या दक्षिण एशियाई देशों के व्यापार पर एक तरफ जहां अरब के देशों का एकाधिकार था, वहीं दूसरी तरफ इटली के दो नगर का एकाधिकार था। अरब के देश क्या करते थे, वो दक्षिण एशियाई देशों के सामान को ले जाकर के वो भूमध्य सागर में इटली के क्षेत्रों में बेच देते थे। और इटली के जो नगर मैंने आपको बताए, वहां के व्यापारियों द्वारा क्या किया जाता था, मुख्य रूप से वो राजा के नियंत्रण में थे वहां के, तो वहां के व्यापारियों द्वारा क्या होता था, जो माल होता था पूरे यूरोप में वो उस पर व्यापार पे अपना एकाधिकार जमा लिया गया था। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नए समुद्री मार्ग के खोज के कारण। तो नए समुद्री मार्ग की खोज के कारण आइए समझते हैं। देखिए, उस समय समुद्री मार्गों पर उतरना ये एक बहुत ही दुस्साहसिक कार्य होता था। उसका कारण क्या है, आप समझते हैं कि उस समय की प्रौद्योगिकी भी उतनी विकसित नहीं थी, तो दो तीन बहुत प्रमुख कारण थे। पहली चीज कि उस समय जो नेविगेशन सिस्टम था वो इतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए जहाजों के भटक जाने का भी भय होता था। और बहुत दूर मत जाइए, आप देखिए वास्को डी गामा से पहले कोलंबस भी भारत की ही खोज में निकला था, लेकिन कोलंबस भारत को ना खोज करके वो कहाँ पहुंच गया, वो पहुंच गया अमेरिका। तो अगर आप देखेंगे मैप पर इस चीज को, तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ से जो पुर्तगाल है, ये कोलंबस निकला था किधर, ये कोलंबस निकल रहा था जिसको जाना चाहिए था कहाँ पर, ये भारत या दक्षिण एशियाई देशों की तरफ, लेकिन ये अपने मार्ग से भटक गया और कहाँ पहुंच गया था, ये पहुंच गया कैरिबियाई द्वीप समूह के पास। इसीलिए इन क्षेत्रों को क्या कहा गया,
इसीलिए इन क्षेत्रों को, चूंकि ये वेस्ट के क्षेत्र थे, वेस्ट कह दिया गया। और किसकी खोज में निकले थे? इंडिया की खोज में निकले थे, इसलिए इंडीज कह दिया गया। तो ये क्षेत्र इसीलिए किस नाम से आता है? वेस्ट इंडीज के नाम से आता है। ठीक है, तो आइए वापस आते हैं अपने विषय पर। और मैंने आपको क्या बताया कि उस समय जो नए समुद्री मार्ग की खोज हो रही थी, ये क्या था? ये एक दुस्साहसिक कार्य था। और इस दुस्साहसिक कार्य के कारण क्या थे? तो पहला आप देखेंगे कि इस समय जहाजों के भटक जाने का भय होता था, भटक जाने का भय। दूसरा, समुद्री तूफान में जहाजों के डूबने का भय, जहाजों का डूबने का भय। तीसरा आप देखेंगे कि उस समय जो जलदस्यु हुआ करते थे, जलदस्यु अर्थात समुद्री लुटेरे, इनका भी भय हुआ करता था, समुद्री लुटेरे। ठीक है, तो ये विभिन्न ऐसे कारण थे जिसकी वजह से समुद्री मार्ग की खोज में निकलना ये कोई आसान कार्य नहीं था। लेकिन इसके बावजूद यूरोपियों द्वारा, और जैसा कि मैंने भी बताया, मुख्य रूप से पुर्तगाल और स्पेन, इन दो देशों की दिलचस्पी सबसे ज्यादा नए समुद्री मार्ग के खोज के प्रति थी। तो ये क्यों हुआ, आइए उसी के कारण को समझते हैं। ठीक है, तो यही बात मैं बताया था, नई समुद्री मार्ग की खोज के कारण। आइए इसी कारण को देखते हैं। ठीक है, तो नए मार्ग की खोज के कारण, नए मार्ग की खोज के कारण। चलिए देखिए, सबसे पहला तो जो मैंने आपको बताया कि पूरे व्यापार पर क्या था, इटली के दो नगर का व्यापार पर क्या था? एकाधिकार था। तो पश्चिमी यूरोपीय देश क्या चाहते थे? ये इटली के दोनों नगर के एकाधिकार को क्या करना चाहते थे? ये समाप्त करना चाहते थे। दूसरा, 1453 की घटना, जहां स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो गया, स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो गया, और बिना तुर्कों से, अर्थात जो ऑटोमन साम्राज्य था, उससे दुश्मनी मोल लिए व्यापार को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा तीसरा कारण क्या था? व्यापार में हो रहे नुकसान, व्यापार में हो रहा नुकसान। और उस नुकसान में मैंने बताया कि ये दो तरह का नुकसान हुआ था। पहला आपने देखा कि जो माल था वो बहुत महंगा हो गया था, बहुत महंगा हो जाता था। और ये तो आप भी जानते हैं कि व्यापार की रीति है कि जैसे ही कोई एक सामान जो होता है वो एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचता है, तो उसके रेट में हमेशा आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और ये जितने हाथों से होकर गुजरेगा, वहां पर प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर लाभ कमाएगा और माल अगले स्तर पर क्या होगा? महंगा हो जाएगा। ठीक है, वहीं दूसरा और क्या था कि माल बहुत ही विलंब से पहुंच रहा था, माल बहुत विलंब से पहुंच रहा था। तो इसकी वजह से भी क्या होता? व्यापार में नुकसान हो रहा था। देखिए, ये तीन कारण तो आपको क्या है? घटनाक्रम से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और कारण थे जो यूरोप की परिस्थितियां थी। आइए उसमें चर्चा करते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट के रूप में समझिए, भौगोलिक खोज के अन्वेषण का दौर था। अन्वेषण का दौर, इसका मतलब क्या है? उस समय यूरोप में नए नए भौगोलिक मार्गों को खोजने का एक दौर चल रहा था। और अभी मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे ज्यादा जो दिलचस्पी थी वो किसकी थी? तो इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी स्पेन व पुर्तगाल की थी। और उसका प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल की जो भौगोलिक स्थिति थी वो नए
व्यापारिक मार्गों के या नए भौगोलिक मार्गों के खोज के लिए आदर्श थी। ठीक है, मैप पे देख लीजिए इस चीज को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है पुर्तगाल और ये क्या है, स्पेन। तो अगर आप देखेंगे तो ये कैसे देश हैं, ये तटीय देश हैं और तटीय देश होने की वजह से ये समुद्री मार्गों की खोज का कार्य बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, ये स्पेन और पुर्तगाल जो थे, तो स्पेन और पुर्तगाल को समस्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए व सहयोग करने के लिए यूरोप के अन्य देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि, ये भी क्या कर रहे थे, सारे सहयोग प्रदान कर रहे थे, ये संसाधन उपलब्ध करा रहे थे, तकनीक उपलब्ध करा रहे थे। और यही सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ कि आप देखेंगे पुर्तगाल में एक राजा हुआ जिसका नाम था द प्रिंस हेनरी। तो प्रिंस हेनरी, ठीक है, ये प्रिंस हेनरी जो था इसे द नेविगेटर मैन के नाम से भी जाना जाता है, द नेविगेटर मैन। और इसका दिलचस्पी जो था वो नए नए समुद्री मार्गों के खोजने में या हम कहें भौगोलिक अन्वेषण में बहुत ज्यादा था। प्रत्येक वर्ष ये अपना एक टीम भेजता था जिसका कार्य ही होता था कि वो नए मार्गों की खोज करे। तो यहाँ पर पुर्तगाल की दिलचस्पी जो थी वो राजा के संरक्षण में और ज्यादा बढ़ गई थी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब किसी भी साम्राज्य में राजा की दिलचस्पी किसी विशेष क्षेत्र में होती है तो उस चीज के विकास का अवसर सबसे ज्यादा होता है। यदि राजा धर्म के प्रति ज्यादा सोच रखता है तो धर्म का बहुत ज्यादा विकास होता है। अशोक को आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राजा जो है वो किसके प्रति है, ये एक भौगोलिक अन्वेषण के प्रति ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। ठीक है, आइए इसके अलावा और क्या था, तो अगले पॉइंट के रूप में अगर हम लोग बात करें तो यूरोप में कुछ और भी परिस्थितियां थी। जैसे उस समय क्या था, यूरोप एक पुनर्जागरण काल से गुजर रहा था। पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा था। पुनर्जागरण का तात्पर्य क्या होता है, पुनर्जागरण का तात्पर्य होता है पुनः जागना। इसका अर्थ है जब कोई एक क्षेत्र वो अपने आप को नए सिरे से प्रत्येक क्षेत्र में विकसित करना चाहता है, पुरानी रूढ़िवादिता, परंपराओं, मान्यताओं या व्यापारिक स्थिति को परिवर्तित करना चाहता है, संस्कृति व साहित्य का विकास करना चाहता है, तो समग्र ये जो प्रक्रिया होती है ये पुनर्जागरण के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, वहां इस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा यूरोप उस समय क्या था, एक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा था। क्योंकि यूरोप की स्थिति भी क्या थी, इससे पहले एक धर्म केंद्रित थी, धर्म केंद्रित थी। और जहां धर्म केंद्रित समाज होता है वो क्या होता है, वो काफी रूढ़िवादी हो जाता है, रूढ़िवादी हो जाता है। वो अपनी प्राचीन मान्यताओं में, प्राचीन परंपराओं में उलझा रहता है और कभी भी आधुनिकता को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो जब भी कोई राष्ट्र या हम कहें राज्य अपने पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा होता है तो वहां पर विशिष्ट बौद्धिक वर्गों का आप कह सकते हैं उदय होता है और उनके प्रबुद्ध की वजह से पूरे समाज में क्या होता है, नए विचारों का एक प्रसरण होता है। ठीक है, ये पुनर्जागरण का दौर भी उस समय यूरोप में प्रारंभ हो गया था। इसके अलावा और क्या था, यूरोप में उस समय विज्ञान का विकास हो रहा था, विज्ञान का विकास। और इसकी वजह से क्या हो रहा था, इसकी वजह से मृत्यु दर पर भी काफी नियंत्रण प्राप्त कर लिया जा रहा था, मृत्यु दर पर नियंत्रण। और ये क्या कर रहा था, ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या करेगा, जनसंख्या वृद्धि करेगा, जनसंख्या वृद्धि। और जैसे ही जनसंख्या में वृद्धि होगी वहां पर लोगों की मांग में भी वृद्धि हो जाएगी। तो ये भी एक कारण था कि नए एक व्यापारिक विकल्प लोग तलाश रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कृषि उत्पाद की मांग भी बढ़ने लगी थी। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर अगर आप ध्यान दें तो जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो इसके कारण और क्या हो रहा है, यहाँ पर मध्यम वर्ग का उदय हो रहा है, मध्यम वर्ग का उदय। और हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी समाज में जो सबसे जुझारू या संघर्षशील वर्ग होता है वो मध्यम वर्ग होता है।
मध्यम वर्ग लगातार अपने लिए एक बेहतर अवसर को तलाशने में जो संघर्ष होता है उसको बिल्कुल चरम तक लेके जाता है, और इससे नए नए मार्ग का क्या होता है, आप कह सकते हैं विकल्प ओपन होता है, विकल्प खुलता है। ठीक है, रास्ते जो है वो तलाशे जाते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं फिर से एक बार, मध्यम वर्ग का उदय हो रहा था। ये भी एक कारण था कि ये अपने लिए क्या कर रहे थे, व्यापार की या हम कहें आर्थिक क्रियाओं की नई व्यवस्था ढूंढ रहे थे। ठीक है, इसी के साथ क्या था, यहां पर कृषि का विकास हो रहा था, जहां एक तरफ बढ़ती आबादी के लिए कृषि उत्पाद की आवश्यकता है, वहीं कृषि के विकास होने के पश्चात बहुत से कच्चे पदार्थ होते हैं जिनके उत्पाद तैयार होते हैं, और उसके व्यापार के लिए एक बड़ी जनसंख्या के क्षेत्रों की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो समुद्री मार्ग की खोज हो रही है, उस समुद्री मार्ग के खोज का एक महत्वपूर्ण कारण व्यापार जरूर था, लेकिन इसके अलावा पूरे यूरोप की एक परिस्थितियां भी थी जो इस दिशा में लोगों को प्रेरित कर रही थी, अग्रसर कर रही थी। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब हम लोग कस्तनतुनिया की बात कर रहे हैं, कस्तनतुनिया, ये कस्तनतुनिया क्या है, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। और आप जानते हैं जब भी कोई क्षेत्र राजधानी के रूप में विकसित होता है तो वहां पर भी तमाम प्रकार के बौद्धिक विचारों वाले लोगों का केंद्र हो जाता है। ठीक, जब कस्तनतुनिया पर ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण हो गया तो ऐसी स्थिति में वहां के सभी जो बौद्धिक वर्ग के लोग थे वो पूरे यूरोप में प्रसरित हुए। और आप समझ सकते हैं जब ऐसे लोग किसी भी समाज में प्रसरित होते हैं तो इनके विचारों से समाज में एक नई लहर दौड़ पड़ती है जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपने विकास के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। ठीक है, तो यही परिस्थितियां यहाँ बनी थी जिसकी वजह से नए भौगोलिक मार्गों की खोज के लिए पूरा यूरोप एक हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो समुद्री मार्ग की खोज हो रही है उसके पीछे का घटनाक्रम क्या रहा। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो समुद्री मार्ग के खोज में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जिसने दिया वो था 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज। और बार्थोलोम्यू डियाज ने क्या किया था, इसने केप ऑफ गुड होप की खोज किया, केप ऑफ गुड होप की खोज किया। देखिए केप ऑफ गुड होप क्या है, तो देखिए यहां से क्या हुआ, पुर्तगाली यात्री जिसे मैंने कहा बार्थोलोम्यू डियाज, वो क्या हुआ, ये भारत और दक्षिण एशियाई देशों की खोज में इस तरफ निकल के आया। और चूंकि यहाँ पर जब ये पहुंचा है तो यहाँ पर पहुंचने के पश्चात इसको ये बात समझ में आ गई कि इस क्षेत्र के उस तरफ वो एक नई दुनिया है जिसकी खोज में वो जाना चाहता है। लेकिन यहीं पर आकर के बार्थोलोम्यू डियाज वापस चला जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका, ये जो अफ्रीका महाद्वीप का बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु देख रहे हैं, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो समुद्री मार्ग के खोज में बार्थोलोम्यू डियाज की ये जो उपलब्धि थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो एक घटना का ध्यान रखिएगा, 1498 में वास्को डी गामा के भारत आने से पूर्व 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज किया था। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे की बात करते हैं, लेकिन उसमें बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा। तो अभी तक मैंने आप लोग को मुख्य रूप से 2-3 बिंदुओं पर बात किया है। पहला 1498 से पूर्व व्यापार, दूसरा नए भौगोलिक
मार्ग के खोज का कारण। और तीसरा 1487 में केप ऑफ गुड होप की खोज। ठीक है, तो इतनी बातें अभी तक हम लोगों ने किया है। आइए अब हम लोग देखते हैं, चूंकि हम लोगों के चैप्टर का नाम ही है यूरोपियों का आगमन, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत में आने वाले ये यूरोपीय कौन कौन थे और इन यूरोपियों के आने का क्रम क्या रहा है। तो आइए देखते हैं। देखिए, भारत में जो सबसे पहले आए हैं वो है पुर्तगाली, और यहीं से यूरोपियों के आगमन का क्रम माना जाता है। तो इसमें 1498 की घटना, जिस पर कई बार अभी हम लोगों ने जिक्र किया है। इसके बाद जो भारत आए वो आए थे डच, और ये डच जो है ये भारत के क्षेत्रों में लगभग 1595-96 के करीब आए। हालांकि प्रारंभिक समय में ये दक्षिण एशियाई देश इंडोनेशिया निकल गए थे। इसके बाद जो आए हैं वो है अंग्रेज। और अंग्रेज कब आए तो सभी को पता होगा, 1600 ईस्वी में। अंग्रेजों के आने के बाद कौन आए? डेनिस क्या थे? ये डेनमार्क के लोग थे। ठीक है, ये भी एक यूरोपीय देश है। तो डेनिस जो आए तो ये आए थे 1616 में। और डेनिस के बाद कौन आया? तो डेनिस के बाद आए थे फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी कब आए हैं? तो फ्रांसीसी आए हैं 1664 में। ठीक है, और इसके बाद एक और देश जिसे आप कहते हैं स्वीडिश। हालांकि ध्यान रखिएगा, ये स्वीडिश भारत के क्षेत्र में नहीं आए थे, लेकिन फिर भी आपको जिक्र के रूप में बस इतना ध्यान रखना है कि 1731 में दक्षिण एशिया की तरफ इनका आगमन हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भारत व दक्षिण एशिया की तरफ आने वाले जो महत्वपूर्ण देश हैं उनको इस क्रम में याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में इसी क्रम को सजाने को दे देगा। तो यहाँ पर पहला कौन आ रहा है? पुर्तगाली। कब आ रहे हैं? 1498 में। दूसरा कौन आ रहा है? डच। कब आ रहे हैं? 1595-96 में। तीसरा अंग्रेज आ रहे हैं 1600 में। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं डेनिस आ रहे हैं 1616 में। उसके बाद फ्रांसीसी आ रहे हैं 1664 में। और उसके बाद कौन आ रहा है? उसके बाद आएंगे स्वीडिश। कब आ रहे हैं? 1731 में। ठीक है, अच्छा एक बात यहीं पर और समझ लीजिए कि जब ये यूरोपीय भारत आए तो इन्होंने व्यापार के लिए क्या किया? कंपनी की स्थापना की। तो बहुत से बार आपसे कंपनियों की स्थापना का क्रम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कंपनियों की स्थापना के क्रम में ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी देश आप देख रहे हैं, पुर्तगाली की कंपनी के स्थापना का समय 1498 ही माना जाता है। ये जो डच है, डचों की कंपनी की स्थापना का समय कब माना जाता है? ये 1602 है। ठीक है, डचों की कंपनी की स्थापना का क्रम और डचों के आगमन का क्रम ये दो अलग अलग है। आगमन का क्रम यानी ये कब भारत के क्षेत्रों में आ रहे हैं? तो 1595-96 में। लेकिन इन्होंने अपनी एक रजिस्टर्ड कंपनी कब स्थापित की? 1602 में। इसके अलावा जितने भी आप देख रहे हैं उनकी कंपनी की स्थापना का क्रम भी वही है जिस समय वो भारत में या दक्षिण एशियाई देशों की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीन बातें मैं आपको पहले बताऊंगा जिसमें केवल आपको देश का नाम और कुछ सन ध्यान में रखना होगा। पहला, यूरोपियों के आगमन का क्रम। दूसरा, यूरोपीय कंपनी की स्थापना का समय। और तीसरा हम लोग देखेंगे इनके द्वारा स्थापित की गई कुछ फैक्ट्री या कोठी। तो चलिए समझते हैं ये फैक्ट्री या कोठी क्या होती है। इससे पहले ध्यान रखिएगा, कंपनी की स्थापना के क्रम में मैं पुनः बता दे रहा हूं, केवल डच को आप ध्यान रखिएगा जिसकी तिथि बदल रही है और 1695-96 में आने के बाद 1602 में कंपनी की स्थापना होगी। बाकी सभी की कंपनी की स्थापना का क्रम वही है जिस समय वो भारत के क्षेत्र में आए थे। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं कोठी या फैक्ट्री की स्थापना। तो ध्यान रखिएगा ये कोठी या फैक्ट्री क्या होता है, क्योंकि जब यूरोपीय भारत आए तो ये व्यापार करने के लिए भारत में क्या कर रहे थे? अपने एक क्षेत्र को विकसित कर रहे थे। ठीक है, जहां से स्थायी रूप से ये अपने व्यापार का कार्य करते थे। इसे आप इस तरह से समझ लीजिए कि इन्होंने क्या किया था? एक गोडाउन बना के रखा था जहां भारत से यूरोप लेकर जाने वाले सभी माल को ला करके रखते थे और
यूरोप से आकर के भारत में जो व्यापार करते थे वो सभी पूरे यूरोपीय, जैसे एक देश की बात करें, प्रत्येक देश अपना अलग फैक्ट्री बना रहा है। तो हम पुर्तगाली की बात कर लें तो पुर्तगाली जब फैक्ट्री का निर्माण कर रहे थे तो पुर्तगालियों द्वारा अपनी फैक्ट्री में जो उनके देश से आए लोग, यहाँ व्यापारी वर्ग थे, वो रुकते थे और वहीं से अपने व्यापार के कार्य को आगे बढ़ाते थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पुर्तगालियों की। तो ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली, जब ये पुर्तगाली तो आए कब हैं? आए हैं 1498 में। अपनी कंपनी की स्थापना कब कर रहे हैं? तो कंपनी की स्थापना का भी क्रम इनका क्या है? 1498 ही है। लेकिन इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो पहली फैक्ट्री इन्होंने 1503 में कोचीन में लगाई। कोचीन। अभी जब हम लोग एक एक देश को पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब चीजें पुनः आपके सामने आएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें जो है अभी आप समझ लेंगे तो आपको जो ईयर है उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इन्होंने पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में लगाई। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा, जब हम दूसरी कोठी की बात करते हैं तो इन्होंने 1505 में कहाँ लगाया? तन्नूर में। इसके बाद कौन आ रहा है? तो इसके बाद आ रहे हैं डच। और जब हम लोग डचों की बात करते हैं तो डच यहाँ कब आ रहे हैं? ये आ रहे हैं 1595-96 में। और यहाँ पे आने के पश्चात ये अपनी जो कंपनी की स्थापना है वो कब कर रहे हैं? 1602 में। लेकिन इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ पे लगाया? तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाया 1605 में। कहाँ पर लगाया? मसूलीपट्टम में। मसूलीपट्टम में। ठीक है, और ये मसूलीपट्टम कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश। इसके अलावा अगर हम अगले की बात करें तो अगले आते हैं अंग्रेज। आए कब? 1600 ईस्वी में। इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना कब की? 1600 में। और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो ये किए थे 1608 में। कहाँ? सूरत में। लेकिन ध्यान रखिएगा 1608 में ये जो सूरत की कंपनी स्थापित किए थे ये बनकर तैयार कब हो रहा था? 1613 में। और इस बीच इनकी जो दूसरी फैक्ट्री लगी थी वो कहाँ लगी थी? 1611 में। वो मसूलीपट्टम में ही लगी थी। मसूलीपट्टम में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग अगली बात करें तो अगला ध्यान रखिएगा, अगली कंपनी थी डेनिस। और ये डेनिस कब आ रही है? तो 1616 में। और इसने जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की वो कहाँ पर थी? तो वो 1620 में की थी तंजौर में। तंजौर कौन सा क्षेत्र था? त्रावणकोर का क्षेत्र, दक्षिण भारत में ही था। तो त्रावणकोर के क्षेत्र में तंजौर में किए थे। और ये तंजौर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। ठीक है, इसके अलावा फिर आप देखेंगे तो आते हैं फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी आए कब हैं? तो ये आए हैं 1664 में। और इन्होंने फैक्ट्री कब लगाया? तो एक फैक्ट्री लगी इनकी 1668 में और दूसरी फैक्ट्री 1669 में। 1668 की जो फैक्ट्री थी वो लगी थी सूरत में। बिल्कुल इसी तरह जैसे अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में। और दूसरी कहाँ लगाई थी? मसूलीपट्टम में। तो उसी तरह इन्होंने भी क्या किया? 1668 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाया और 1669 में दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टम में। ठीक है, इसके अलावा अगर लोग बात करें तो अंतिम जो आप देख रहे थे वो थे स्वीडिश। 1731। ठीक है, और इनके फैक्ट्री के लिए कुछ जानना जरूरी है क्योंकि इनका भारत के साथ व्यापार नहीं था, ये मुख्य रूप से चाइना के साथ व्यापार किए थे। ओके, तो देखिए अभी तक मैंने आपको क्या बताया? 3 चीज बताया। एक तो यूरोपियों के आने का क्रम, यूरोपियों के आगमन का क्रम। दूसरा, यूरोपियों द्वारा स्थापित कंपनी का समय। और तीसरा, भारत में यूरोपियों द्वारा
स्थापित फैक्ट थी। ठीक है, तो अब इसके आगे की जो बात होगी, हम लोग अब एक एक यूरोपीय को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पुर्तगालियों की, कि भारत में पुर्तगालियों के आगमन का क्रम क्या रहा और किस प्रकार से इनकी व्यापार नीति रही, और आगे चल करके भारत से किस तरह के ये व्यापार संबंध स्थापित किए। ठीक है,